जैन मित्रों, आज आप सभी के बीच में लांचल का अगला पार्ट लेकर प्रेजेंट हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस की क्लासेस में देखा, अभी तो ये ज़्यादा बचा भी नहीं है, मेलांचल लगभग समाप्त होने वाला है। आपने देखा था कि जब से वहाँ पे जो रामदास थे तो उन्होंने देखा था तंत्रिमा टोली से राम पेड़िया को शादी करके लेके आए थे, तो वो तब से ये आई थी कि मतलब उसको रहने की आदत नहीं है ढंग से, और जिस तरीके से उसका रहन सहन, उसका परिवेश है, तो उसका बहुत कुछ प्रभाव देखने को मिलता है जब वो मठ पे आ जाती है और वो अपना अधिकार भी उस तरीके से जमाती है। तो फिर लक्ष्मी, क्योंकि रहते रहते ये चीज़ है कि मठ का वो वहाँ की एक तरीके से धर्म का पालन करती है और उस तरीके से तो जो बहुत सफाई वगैरह नहीं होता, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। तो ये होता है कि वो फैसला लेती है बालदेव के साथ, क्योंकि बालदेव भी अब कंठी ले चुके थे, तो उसने फैसला लिया कि अब यहाँ से मूव करना चाहिए, हमें चलना चाहिए, यहाँ ठीक नहीं है रहना। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक हुआ था। अभी इस पार्ट में हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, अभी यहाँ दूसरी तरफ दिख रहा है कि कमली के बारे में बताया गया है कि कमली जो है वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। गले में अब 2 रेखाएं ऐसी उभरती है जो उसके मुखमंडल को और भी आकर्षित बना देती हैं। आंखों में चंचलता नहीं, एक मद है, अचानक देखने पर लगता है कि आंखों में काजल पड़ा है। तो ये हुआ कि मतलब कमली का भी आपने देखा था कि इस तरीके से बिना शादी के ही आ गया था बच्चा, और फिर उनके पिताजी ने भोज खिलवाया और ये बताया कि कौन सा एक तरीके से मतलब बिना बताए ही समाज में उन्होंने अपने तरीके से जो करना था उन्होंने कर लिया। तो ये हुआ कि अब वो चीज़ लोगों से उनकी माँ छिपा रही हैं, बहुत दिन तक छिप नहीं पाया है। ये हुआ है कि माँ, अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा है, आध घंटे से दीवार की ओर एक तक देख रहा हूँ। कमली अपने कमरे में बाल झाड़ रही थी। तो क्योंकि डॉक्टर बराबर आते थे, जो तहसीलदार पारबंगा के थे, तो उनकी ये बेटी थी, तो वो लगातार आते भी थे यहाँ पे, चाय पानी सब करते थे। तो माँ उसकी डांटती कि कमली, डॉक्टर साहब खोल कमरे में बैठे हैं। तो क्या हुआ, कई दिनों से माँ चाहती कि कमली को कहे इतना हेलमेल अच्छा नहीं है, लेकिन अभी उसकी ओर देखते ही माँ ने जाने क्या देखा कि मोम की तरह गल गई। दुधिया वड़ और सुडोल बहे, लंबे लंबे बाल, सुगठित मांसपेशियाँ, गौर आंखों में ये क्या है, काँप जाती है माँ। ये क्या है रे अभागी, हदभागिन, आंचल को मैला मत कर बेटी। अच्छा, ये हुआ कि अभी उसको कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ कि माँ उसकी जो थी तो वो इंतज़ार करती थी, तो उसको थोड़ा सा ये था कि अंदर ही रखने लगी थी, लेकिन अभी उन्होंने देखा तो बोला कि मैला मत कर बेटी दुहाई। तो उस कहती कि नहीं नहीं, वो भी कैसी, उसकी बेटी तो माँ कमला है, वो जो चाहे करे। माँ के होठों पर स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आती है। मालूम होता है कि तुम्हारा रोग उतर कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। हो डॉक्टर अब हंसी जब्त नहीं कर सकता है। कमली पर्दे की आड़ से गला निकाल कर इशारे से कहती, चुप, अभी बीमार है मालूम लगता है ऐसा। तहसीलदार साहब की खड़ाऊँ खटखटाती, इतने में हंसी सुनकर वे, भला कोई और काम कर सकते हैं। डॉक्टर को तहसीलदार साहब के दोनों रूपों के दर्शन हो चुके हैं। दोनों रूप मतलब जब वो ये घर गृहस्थी मामले, मुकदमे, लेन देन, नाफगटी वगैरह की बातें करते रहते हैं तो उनका कोई और रूप देखने को मिलता है। आराम से बैठकर दीन दुनिया की बातें करते समय रामायण महाभारत, देश विदेश से लेकर घरेलू चीज़ों पर जब टीका टिप्पणी की बात आती है तो मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअलिटी भी दिखती है, और जब वो पारिवारिक उस माहौल में रहते हैं तो उनका वो भी परिवेश देखने को मिलता है। यानी एक व्यक्ति का कह सकते हैं कि दोहरा व्यक्तित्व उनको देखने को मिलता है, और तहसीलदार ने दोनों व्यक्तित्व को देख लिया है। और ये कहा है कि देखिए, किसी और तहसीलदार साहब को आप देखिएगा, हाथ से प्रिय, रसिक और कुशल गृहस्थ, भोला इंसान। डॉक्टर को उनके प्रथम रूप से बेहद घृणा है, किंतु दूसरे रूप के इंद्रजाल में तो फंस ही चुके हैं। क्या बात थी, मतलब पहले वाले रूप से उनको घृणा है, लेकिन दूसरे वाले में तो फंस चुके हैं। क्या बात थी। तहसीलदार साहब हंसी को टटका स्वाद लेते हुए तुरंत पूछ बैठते हैं कि कमली की माँ, क्या बात थी, ये दोनों नहीं बताएंगे। अरे तुम्हारी पगली बेटी के मुंह में जो आता है वो बक देती है। तुम्हारी बहकाई हुई बेटी अभी कह रही थी कि डॉक्टर साहब अब खुद बेहोश हो जाते हैं, बताओ ये क्या बात हुई। तो वो कहते हैं ठीक है। तहसीलदार साहब मुस्कुराहट को रोकने की मुद्रा बनाकर कहते हैं, चाय के प्याले में चुस्की लेते हुए पूछते हैं, तब फिर। माँ हंसी को रोकते हुए कहती, तो मैंने कहा कि मालूम होता है तुम्हारा रोग उतर कर रोने लग गया हो। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे, हंसने लगते हैं। तहसीलदार साहब की ऐसी हंसी को कमली कहती है, बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं। तहसीलदार साहब भी देखते हैं कमली के स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसी बेटी का बाप चुपचाप बैठा रहे, लाचार है। भगवान शंकर भगवान कमली पर कृपा कश करे।
डॉक्टर तहसीलदार साहब की बुझती हुई हंसी को गौर से देखते हैं। ये शायद एक तीसरा अपरूप है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए, कितना करुणावश। डॉक्टर साहब, माँ 2 प्लेटों में जलपान लेके आती हैं। कमली रेडियो की दीदी देर से फलने फूलने से मटर पुलाव सीख कर आई है उसने दिन। तो ये ऑल इंडिया रेडियो वाला मामला है, शुरू कीजिए। मतलब एक गांव में ये होता है कि कमली के पास आ जाता है कि वो रेडियो से अब सुनने की बात करती है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो वाला मामला है, शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए कि मटर की घुगनी को किस सफाई से मटर पुलाव बना दिया। कुछ भी हो, ख्याली पुलाव से तो अच्छा है। डॉक्टर कमली की ओर हंसते हुए देखते हैं। हंसी खुशी के इंतजाल में फंसकर डॉक्टर अपने जो कर्तव्य की है अवहेलना तो नहीं कर सकते और नहीं कर रहे हैं। वो कभी कभी रुककर सोचते हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विरोध में हृदय के किसी कोने का तार विशुरा तो नहीं बज उठता। क्योंकि जिस तरीके से वो आए थे, एक बहुत बड़ा उद्देश्य गांव में लेके आए थे और उन्हें बहुत बड़ा परिवर्तन लाना था। तो वो सोच रहे हैं बीच में कि कहीं विरोध तो नहीं अंदर से हो रहा है। वो जो भी कर रहे हैं सही हो या गलत, अच्छा है। प्यारू जो उनका नौकर था, मतलब ये डॉक्टर साहब थे तो कंपाउंडरी का काम करता था। प्यारू ने कई बार कहा कि आंगन की ओर खुलने वाली खिड़की पर भी पर्दा रहना चाहिए, नंगी सी लगती है ये खिड़की। डॉक्टर प्यारू को इसलिए इतना मानते हैं कि कमली अब रोज़ डॉक्टर के यहाँ आती है। मौसी कहती है कि तू गलत कर रही है, तुम दोनों गलत कर रहे हो, इसके बाद क्या होगा? सोचा है कभी क्या होगा इसके बाद? डॉक्टर कहो तो। कमली आम के फांकों जैसी आंखों से मधु ढलते हुए पूछती है, कहो तो डॉक्टर क्या होगा इससे? क्या होगा? जो भी बुरा ना होगा, तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। फिर ये से सारी चीज़ें बातें होती। फिर जिन एक पीर का नाम है वो कभी कभी मन मोहने वाला रूप धर कर कुमारी और बेवा लड़कियों को मतलब बता रहे हैं कि वहाँ एक तो है कि इतना अंधविश्वास है यहाँ पे, अंधविश्वास की आड़ में यहाँ पे इस गांव में कुछ भी कह सकते हैं। तो जीन बता रहे हैं कि एक पीर का नाम है, वो कभी कभी मन मोहने वाला रूप धर कर कुमारी और बेवा लड़कियों को भरमाता है, गरीब से गरीब को धनी बना देता है, चुटकी बजा दे, जिस पर बिगड़े बर्बादी कर देता है, जिस पर ढरे उसे निहाल कर दे। कमली के गली की दोनों नई रेखाएं जल्दी जल्दी बनती और बिगड़ती हैं कि झूठ फूट डरने लगी फिजूल की बातें भरी रहती है दिमाग में। तो कहते नहीं, मुझे डर नहीं लगता, यदि तुम जिन भी रहो तो मैंने तुमको जीत लिया है, इतना भरोसा। डॉक्टर कमली की आंखों में चमकते हुए विश्वास का स्पष्ट रूप देख लेते हैं। और क्योंकि वो लगातार बीमार रहती है तो उतना ज़्यादा वो कुछ कहते भी नहीं। डॉक्टर बाजू की ग्वालिन जैसी लगती थी ना, गोकुल की ग्वालिन। कमली है ठठाकर हंसती है, इसी को रासलीला कहते। देखते हो यहाँ पे एक चीज़ है कि लोक संस्कृति का आपने देखा कि चाहे वो संथालिनों का हो या इनके यहाँ पे भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ जब स्वराज्य एक आज़ादी मिलने वाली थी, आज़ादी के बाद भी ये लोग पूरे तरीके से जश्न में डूबे थे। तो लोक संस्कृति का अगर कहा जाए कि बहुत अच्छा संरक्षण किसने किया है तो मैला आंचल में ये संस्कृति देखने को मिलती है। हाँ, मतलब ज़्यादातर हर्ष उल्लास देखने को मिलता ही है। तो ये भी बता रहे कि ग्वालिनी जैसे लगती है कि रासलीला की बात करें कि अभी दोपहर रात को डाकघर का नेंगड़ा नौकर लैट भुकभुकाता हुआ तहसीलदार की बेटी को घर पहुंचाने जाता है। शादी हो मतलब शादी ही क्यों नहीं करा देते हो? एकदम साहेब मेम। डॉक्टर साहब भी कैसे आदमी है? डॉक्टर साहब कैसे आदमी है? अगमू चौकीदार से कटार थाना के नए दरोगा साहब पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो कहते हैं अच्छा हुजूर, अच्छा आदमी है, मगर क्या करें कि साला आधा बात बोलता है, बट आधा ही बात बोलता है। हमको छीन लो नए दरोगा साहब, जलजल करते हुए कहते कि हवा को भी गाली देते हैं। रात में बट वैसे हवा बहता था कि हवलदार साहब की नींद तो बोझ ही की बोझ दिया। हवलदार साहब ज़रा वो फाइल दीजिएगा, देखे तो क्या सब कुछ पूछा उसमें। नया नया पार्टी होता तो साला हम लोगों को भी जान जाता। दरोगा साहब नई उम्र के हैं, कहते हैं कि इस ज़िले के पहले 5 दरोगों में से एक हैं। बात करते समय ये कहना नहीं भूलते, मतलब वो अपना इंट्रोडक्शन देना उस तरीके से नहीं बोलते कि साहब मैं बाहरी आदमी नहीं हूँ, इसी ज़िले का हूँ, हर मौके पर इसका बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। मैं यदि एक पैसा खा भी लूँ ना तो इस ज़िले में ही रहेगा। तो मतलब उनका ये मतलब कि अगर इधर से पैसा लूटूँ तो किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैसे लूटूंगा भी ना तो वो पैसे यहीं के हैं। उन्हीं के हिस्से का सुखमौज लूट रहे हैं। फारबिसगंज के नतुरिया नेता छोटन लाल बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए हैं। लिखा है ये डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है। कम्युनिस्ट पार्टी यानी 2 ही पार्टी थी, एक समाजवादी पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। दरोगा साहब ने अस्पताल को चारों ओर से 1 दर्जन सिपाहियों से घेर रखा है। आपका घर असल में कहाँ है? दरोगा साहब हैरान होकर पूछते हैं। विराटनगर। विराटनगर तो नेपाल में है। ये तो विराटनगर वही है ना जहाँ पे आपने देखा है कि
खुद पढ़ी सोमनाथ रेणु पढ़ने गए थे आगे भी पढ़ाई के लिए नेपाल, वहीं पे गए थे विराटनगर में। तो कहा विराटनगर तो नेपाल में, आप तो नेपाली हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। तब आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं दरोगा साहब, मैं जो कुछ भी कहता हूँ लिखते जाइए। सो लिखते जाइए, वो आखिर क्या लिखे, मैं जो कुछ भी जवाब दे रहा हूँ। तहसीलदार साहब पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्यारू का मुँह सूख गया है, लेकिन आश्चर्य कमली पर इसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है। डॉक्टर को कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है, कमली को ढा विश्वास है। दरोगा साहब डॉक्टर को 2 बात में ही पहचान गए। अजीब किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। सुमृत दास बेतार से आज बच्चा बच्चा पूछता है, सुमृत दास डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दरोगा साहब पकड़ने आए थे। अच्छा, ये हुआ कि लास्ट में इनको भी पकड़ के ले गए हैं, मतलब डॉक्टर प्रशांत को भी दरोगा पकड़ के ले गया है। घूस लेने की शिकायत तो नहीं की है किसी ने। देखिए, एक तो घूस वगैरह वो कुछ नहीं ले रहा था, एक्चुअली जो संथाल वाला वो केस हुआ था तो उसमें थोड़ा सा वो केस में फंस गया था ये डॉक्टर प्रशांत। तो लोगों से ये बीच बीच में पूछा जा रहा है कि क्यों फंस गया, बहुत ही कौतूहल सबके अंदर है कि ज़रा पता करें क्यों पहुंच गया। तो देखो ना जी, बड़ा ख़राब ये दुनिया, किसी के विश्वास ही नहीं करता। रामायण में कहा है ना, विष रस भरे कनक घट जैसे। ये डॉक्टर तो सुनते ही नहीं, जर्मन वाल का आदमी है। ज्योतिकी जी ठीक ही कह रहे थे, जर्मन वाल का CID है। मतलब अब ये देखिए गलत फहमी कैसे है। जब तक वो अच्छा कर रहा था, अभी उसको कोई और कहने वाला, कोई विश्वास करने वाला नहीं। कह रहे कि ठीक है, ये रमन लाल का CID है ये डॉक्टर, यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करने आया था। कुओं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया। तो अभी जो ज्योतिकी काका पहले गांव में प्रचार करते फिरते थे, अभी दरोगा पकड़ के ले गया तो वो प्रचार अपने आप ही फैल गया। तो सभी ने ये बताया कि ये जर्मन वाली की पार्टी है, कमसीन कम्युनिस्ट पार्टी है। अब देखिए, कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट कह रहे हैं ये कि कम्युनिस्ट पार्टी है। इस दरोगा की हरकतों पर डॉक्टर को ताज्जुब होता है। बार बार कहता है हम इसी ज़िले के हैं। बेवकूफ़ों की तरह तो सवाल करता है, आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक़ रहा होगा। कम से कम 400 लड़कियों के साथ तो मैं दिन रात रह चुका हूँ। डॉक्टर मुस्कुराता है, उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराता है। खुद को दरोगा भी है, 10 बार इंट्रो भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको बिना इंट्रो दिए कोई इसके बिल्ले को देख के पहचानेगा नहीं, उसको अपना इंट्रो देने की ज़रूरत पड़ी है। और प्रशांत को हंसी आ रही क्योंकि प्रशांत तो इतना बेवकूफ़ ठहरा नहीं। तो ये हुआ कि बोला कि 400 दरोगा साहब जब किसी बात पर अचरज होता है तो उनकी आंखें उल्लू की आंखों की तरह गोल हो जाती। 400 बट इतनी लड़कियां कहाँ से मिली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में? ओह नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि भले घर की लड़कियां, क्यों हॉस्पिटल में भले घर की लड़कियां नहीं आती क्या, या नहीं जाती? मेरा मतलब है, खैर छोड़िए इन बातों को। कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता? तो एक एक्चुअली इनको लेके आए थे पूछने के लिए, पूछा कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता, मतलब आप कहाँ से फंस गए इस केस में? तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कम्युनिस्ट हैं। तो कहा कि आपने संथालों को भड़काया था। तो सबसे बड़ा आरोप इस पे यही लगा था जो संथालों का लड़ाई झगड़ा हुआ था और फिर मारपीट में हरगौरी साहब निपट लिए थे। तो ये सारा केस था, इसी चक्कर में इनको हुआ क्या था, जब ये बिल आया हुआ था, कोई आया था ना कि जब जो खेत पे काम करेगा खेत उसका हो जाएगा। तो ये जो संथाल लोग थे, तो ये लोग सबसे ज़्यादा विश्वास डॉक्टर प्रशांत पे करते थे। तो वो लोग डॉक्टर प्रशांत के पास जाकर ये पूछे थे उनसे कि ये जो विल आया क्या ये सही है? तो ये हुआ कि डॉक्टर प्रशांत ने कहा हाँ, अगर इसमें लिखा है तो इसका मतलब सही है। कानूनी रूप से उन्होंने पढ़ के बताया सही है। वही वाला केस था जिसकी वजह से आज डॉक्टर प्रशांत को जेल में होना पड़ा। अब इनसे उनको लेके गए हैं, है ना, और स्पेशल रिमांड पे लेके गए हैं, वहाँ पे पूछताछ उनसे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ही ने तो संथालों को भड़काया था, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हुई? ज़मीन पर ज़बरदस्ती हमला कर दिया। संथालों ने अपने बयान में कहा है, संथाल लोग समय समय पर मुझसे पुराने कागजात पहचाने आया करते थे, जजमेंट वगैरह। आप अपनी किताबें दिखला सकते हैं हमें? तो इनसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी किताबें वगैरह दिखला सकते हैं? दरोगा साहब उठकर किताबों की अलमारी के पास जाते हैं, साला सब डॉक्टरी किताबें हैं। तो वो जब जाता है, दरोगा देखता है चिल्ड्रन ऑफ USSR, हलराल रूस लेखक बेनीपुरी का है, चीनी लेखक बेनीपुरी का, ये सब तो रूस की किताबें हैं। और वो जो दरोगा वो देख के शौक हो जाता है कि ये सब रूस की किताब, ये क्यों पढ़ रहा है? कह रहे ये तो सब तो रूस की किताब है। रूस की नहीं, रूस के बारे में है। तो उन्होंने बताया प्रशांत ने कि ये रूस की किताब नहीं है, रूस के बारे में है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। दरोगा साहब उस किताब को निकाल कर उलटते हैं, मानो किताब के एक पन्नों में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ उलटते हैं। डॉक्टर साहब गिरफ्त हुए जुलम बात, संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था, गांव में हैजा भी उन्होंने फैलाया था, गांव के लोगों को कमज़ोर भी कर दिया। हाँ, हैजे की सुई लेने के बाद आज भी जब ना काम धंधा करने लगते हैं तो आँखों के आगे भंजोगनी उड़ने लगता है। अब देखिए गांव में अलग ही प्रचार चल रहा है
किसी को नहीं पता कि किस लिए ले गए हैं, पूछताछ के लिए लिए गए हैं, किस बात पे ले गए हैं। सबको लग रहा है कि इस सब के पीछे है कि जो सबको सिरिंज लगा दी है डॉक्टर साहब ने, वो हैजा वाली सुई। सबको लग रहा है कि एक्चुअली उन्होंने हैजा वाली सुई लगाई थी, इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो कुछ कुछ लोग अपनी बता रहे हैं एक्टिविटी भी, देखो सुई जब लगा था ज़बरदस्ती लगाए थे, और आँखों से तो मेरे भगजुगनी आ रहा है, तो वो अलग अलग इनका है, क्या है भगजुगनी वगैरह। कह रहे हैं कि गनौरी के यहाँ फारबिसगंज का एक मेहमान आया है, कहते हैं उसके गांव के पास झिझवा गरैया में एक डॉक्टर हैं जो डकैती कराते हैं, डकैती भी कराते हैं। डॉक्टर तो घर घर में जाता है, अखबार पछवार सब देखता है, रुपए का बक्सा भी वो देखता है, वो अपने दलवालों का पूरा नक्शा बता देता होगा। अब ये है ना कि यहाँ पे ये इनके पीछे सारा कि एक मनगढ़ंत पूरी कहानी बन जा रही कि क्या क्या नहीं करता है डॉक्टर। एक तो ये प्रशांत कभी भी रह के वैसे बहुत पैसा वैसा नहीं लिए, लेकिन सबने कहा कि देखो सबके घर डॉक्टर जाता है ना, इसका मतलब सबके घर जाता है, सबका घर का सामान देख लेता है, सबके पैसे देख लेता है, चोरी भी करवाता होगा। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई, किसी का विश्वास तो नहीं कर सकते। सोमा जट तो वही है ना जिसको एक नंबर का डाकू ही मानते थे। तो सोमा जट कम्युनिस्ट में जो शामिल होने वाला था, जिसका बड़ा फेवर कालीचरण कर रहा था। तो सोमा जट कल तामगंज जिले में गिरफ्त हो गया, और शोमन मोची कहता था कि अभी मेले से जो लोग आए हैं बोल रहे हैं अब हम अखाड़ा में ढोल नहीं बजाएंगे, बदमाश बीएल के केस में। मतलब ये बताया गया कि वो अब नहीं बजाएंगे, उसके पीछे भी बता दिया गया कि कुछ केस वगैरह ऐसा था, इसलिए वो ढोल ना बजाने की बात करें। आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में 8वें में देखिए, ज्योति काका आजकल बहुत खुश दिख रहे हैं। अब इनकी खुशी का राज क्या है, वो क्यों इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि दिक्कत ये कि गांव के लोग आजकल दिन में 5 बार प्रणाम उनको करते, 5 बार प्रणाम, बहुत बड़ी चीज़ है। अलबत्ता बरज्ञानी ज्योति काका कलयुग में भी यदि कोई तेज बाकी है तो बाभन। अब क्यों आजकल ज्योति काका की क्यों इतनी ज़्यादा सुनी जा रही है? अरे ज्योति काका ने पहले ही बोला था ना कि कोई डॉक्टर वॉक्टर का काम नहीं है गांव में, वो आएगा हैजा वाला खुद ही डाल देगा, लोग हैजा से पीड़ित हो जाएंगे। आज जब डॉक्टर प्रशांत चला गया तो गांव वाले बिना जाने बूझे ये समझ लिए कि वो डॉक्टर प्रशांत गया ही इसलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही काम किया है। 4 बार तो प्रणाम हो रहा है, बड़े खुश भी हैं, है ना, और लोगों को लग रहा है इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। और सोना यदि कीचड़ में रहे तो उस पर कोई नहीं लग सकता। प्रणाम ज्योति काका ऐसे करते हुए चल रहे हैं, जियो आओ बैठो क्या बात है, बड़े खुश हो गए हैं, कह रहे बाप रे अच्छा हुआ मैंने कहा था एक समय। ज्योति काका हम लुट गए, मेरा तोता कल उड़ गया, हंसते खेलते चला गया। ज्योति काका पोलियो टोली का हीरो ज्योति काका के पाँव पर लौट कर रोता है। तो ये पुलिया टोली का कोई है और हीरो जो है वो रोता है कि मेरा हंसता खेलता कोई काका वो था, मतलब उनका यहाँ पे तोता वगैरह था वो उड़ गया। तो उन्होंने कहा ये हीरो क्या हुआ? ज्योति जी पूछते हैं मेरा बेटा मेरा बच्चा जीवावन कल एक ही दिन के बुखार में कलेजा तोड़कर चला गया, मेरा सिखाया पढ़ाया तोता उड़ गया। ज्योति काका हीरो अब सिर पर हाथ रखकर झुककर बैठा हुआ रो रहा है। उन्होंने कहा इतना जल्दी? कल कौन दिन था? सोमवार? तो उन्होंने कहा हाँ सोमवार। कहा सोम को मरा है ना? हाँ हाँ ठीक है। सूरज डूबने के समय? करसामा है, डाइन का करसामा। अब इन्होंने अपना पोल खुला। इन्होंने कहा कि देखो सबसे बड़ी बात है कि क्यों बेटा चला गया। बेटे के पीछे थे डाइन का करसामा है, समझ गए हीरो। शुक्रवार को देखो अमावस्या है, तुम्हारा बेटा शुक्र को गया। देखिए अब कैसे कैसे उल्लू बना रहे हैं। कह रहे सोमवार को तुम्हारा बेटा मरा है, शुक्रवार को अमावस्या है, जिस पर तुमको संदेह हो उसके पिछवाड़े में बैठे रहना। मतलब जैसे घर होता है, घर का पीछे वाला जो, वहाँ पिछवाड़े में बैठे रहना और वहाँ जाके देखना। ठीक 2 बाहर रात को वो निकलेगी, मतलब भूतनी निकलेगी और उसका पीछा करना, वो तुम्हारे बच्चे को जिला देगी। तेल फूले लगाकर गोदी में लेकर जब नाचने लगेगी ना, उस समय यदि उससे बच्चा छीन लो तो फिर उस बच्चे को कोई मार ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, वो बच्चा मरा नहीं है, उसको कोई डाइन उठा ले गई है और तुम जैसे मैं मंत्र फूंक रहा हूँ वैसे काम करना, रात को 2 बजे उठना, उधर जाना और वो डाइन लेके तुम्हारे बच्चे को आएगी, तुम छीन लेना। अच्छा ये पूरी तैयारी इन्होंने बता दी और हुआ भी ऐसे ही। अब ये पूरे तैयार थे, इसमें संदेह की क्या बात थी? ज्योति काका ने कहा था सफ़ा सफ़ी एने की तरह बात झलकती है। 5 महीना पहले दफ़ा 40 के समय जब सभी लोग दरखास्त देने लगे थे तो हमने भी दे दिया था। मेरा साला कचहरी में मोहल्लल है, उसी की पैरवी से ज़मीन हमको नकदी हो गई थी। सभी की दरखास्त नामंजूर और हमको जमाबाद दिया गया। एक दिन पार्वती की माँ, अब यहाँ पे आती पार्वती की माँ। एक दिन पार्वती की माँ गेहूँ हिस्सा मांगने लगी तो हम कह दिया कि अब बांट कर नहीं देंगे, हमको नकदी हो गया।
ज़मीन दफ़ा 40 में बस तुरंत आशिक राय देने लगी कि इसको 10 बीघा ज़मीन हम जोतते थे, बस वही गुस्सा मन में पाली होगी। कल हमको उसने लूट लिया राक्षस ने। 3 लोगों ने इनके बेटे गए तो पार्वती की माँ है गांव की, बोला कि इससे मेरी दुश्मनी थी और पक्का मेरे बेटे को यही ले गई, यही राक्षसनी है। तो उन्होंने कहा, ये हीरू रो मत, हल्ला मत करो, चुपचाप अमावस्या की रात तुम ऐसे करना। अब शुरू होता अमावस्या की रात की कहानी। पार्वती की माँ के पिछवाड़े में मरद भर भर भांग की झाड़ी है। हीरू उसी झाड़ी में बैठ गया, खैनी चुनाता और खाता। मोरंगियागंज गांव के नशे बड़े तेज होते थे। कार्तिक महीने में रात में ही शीत गिरने लगती थी। हीरू का देह एकदम ठंडा हो गया था, खैनी खाकर गर्म हो लेता था। कहता है, साली घर में कुटुर कुटुर कर बोलती है, बाहर नहीं निकल रही, निकलो आज। अब जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही तैयार थी। मौसी को शाम से परेशान कर रखा है गणेश ने। ये जो गणेश है, जिनके यहाँ पे बहुत प्रशांत आते जाते रहते थे, बहुत मानने लगे थे, वही थे। तो आज उनकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो रह रहकर वो ऐसी ऐसी बात पूछता कि मौसी को अच्छी तरह समझ बूझ कर जवाब देना पड़ता। मामा को जेल में मारता होगा, सब लोगों ने वो पूछता कि मामा को जेल में मारता होगा, मतलब डॉक्टर प्रशांत को। उन्होंने कहा, नहीं रे, तुम्हारा मामा चोर डकैत थोड़ी है करिश्मा। तो फिर पकड़ा क्यों जेल ले गया? सरकार को जो मर्जी आती तो करते हैं। तो उन्होंने कहा, चुप रहो। तो वो चुप तो हो नहीं, तो उसने बोला, मुझे बाहर ले चलो। तो बाहर ले जाते लक्षशंका के लिए। तब तक खिवाड़ उसका खुलता, मौसी पिछवाड़े से भांग की झड़ी हिलती हुई। हीरू बोतल में दारू लेके आया है, जल्दी जल्दी बोतल में मुंह लगाकर पी लेता है। हाँ, निकली तो राक्षसनी। अब जैसे ही गणेश की वो मौसी जो है मामी, वो निकलती है ना, तो तुरंत ये कहता है कि राक्षसनी निकली। और 2 बजे रात को, मतलब एक डंडा लिया होता है और डंडा उसके सिर पर जड़ देता है। और जैसे ही जड़ता वो संभाल नहीं पाती है और सटाक लगाने पे वो होता है कि बिल्कुल वो गिर पड़ती हैं। और नानी, कमली दीदी, नानी ऐसे करके सब शांति। मगर जीवानंद, हीरू का बेटा, कहाँ है? हीरू का नशा अचानक टूट गया। छरछर बहती हुई खून की धारा देखकर वो थरथर कांपने लगा। लाठी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं। जोतकी ने तो सब उल्लू वाला बनाने का काम किया था, सब अंधविश्वास भर दिया था, ऐसा कुछ था नहीं। और उसने ऐसे में पार्वती को मार भी डाला। गणेश एक उन्हीं के साथ रहता था। पुलिस, दरोगा, जेल, फांसी खुली। हीरू भागने लगा। सबसे पहले तहसीलदार साहब हल्ला करते हुए बंदूक को 2-3 पैर, मतलब फैर फैलाते हैं, ठाए ठाए। सारा गांव जग गया है। कुत्तों के मारे कुछ सुना भी नहीं जा रहा है कि हल्ला किधर हो रहा है, क्यों हुआ, क्या हो गया। सब रात में ही उठ के बैठ गए कि भाई ये क्या हो गया, कौन सी घटना हो गई। सभी अपने आंगन से ही पूछते हैं, क्या है रामदेव? अरे नागेश्वर, क्या है, पता नहीं चला। तहसीलदार साहब चिल्लाते, अरे कालीचरण। आवाज़ पार्वती की माँ जैसी लगी, तुम लोग घर से निकलते क्यों नहीं? लगता है सारे गांव के लोग मुर्दा हो गए। पार्वती की माँ, अरे बाप, खून से नहा गई है। सास देखो, मरी है जिंदा है, तब अभी जान है कि नहीं है। और ये गणेश, दाती लगी हुई, पानी लाओ, किसका काम है ये भगवान। अब सारे लोग जुट गए कि ये किसने मार दिया रात को आके। तहसीलदार साहब के जिम्मे, मतलब लगा दो लाठी, इसी से पता चल जाएगा। अगमू तहसीलदार साहब कहते, तुम अभी दौड़ जाओ थाना, कल पूर्णिया अस्पताल, यदि ठीक समय पर पहुंच जाए तो काम बनेगा। वो बच्चा जो है नानी नानी करता हुआ, मामी, डॉक्टर, मामा, दीदी, गणेश रोता जाता है। कमली आंखों को पोंछते हुए गणेश को अपने घर ले आती है। बुद्धि यदि कम होती गणेश को तो अच्छा था। कमली के साथ वो आता है, बातें भी करता है। कमली कहती है, भगवान हम सबों के बाप है। उन्होंने नानी को अपने पास बुला लिया। हाँ, ये लंबी हिचकी पर गणेश कब्जा नहीं पा सकता है नानी। कमली दीदी, अरे भगत, तेरी कमली दीदी किसके पास रोने जाए? बाबू गणेश, तुम्हारे मामा आवेंगे। हीरू पकड़ा गया है, मतलब उसने किया था तो उसकी हरकत से वो पकड़ा गया। पकड़ना तो ऐसे जोतकी को था, पर जोतकी तो बड़े लंबे चौड़े, उन्होंने तो बता दिया। फंसना तो हीरू को था। हीरू पकड़ा गया, पकड़वावेगा कैसे नहीं भाई? गांव में किसकी लाठी कौन नहीं पहचानता। हीरू की टुट्टी लाठी थी मशहूर, हर हसेरी में उसका पता चल जाता था, तो उसे देखकर लोग डरते भी थे। उसकी आंखें बताती थी वो अभी और भी कई खून कर सकता है। मुंह से लार भी गिरता था। दरोगा ने गिरफ्तार कर, मगर वैसा ही दरोगा ने 2 लात मारी, हवलदार ने 2-3 लगाए हंटर वंटर, और बोला, साला हत्यारा है, चल तू अंदर चल। मगर वो बकता रहा, हम अकेले मारा। उसने कहा कि मुझे अकेले ही मार रहे हो, मेरे साथ तो जोतकी ने सारा ही क्रियाक्रम बताया था, वही तो मैं कर रहा था। तो उसने कहा, ससुरे, नील गाय जैसे औरत को तू अकेले मारा है, बन्नू खुन्नोक। तो उसने कहा कि ये नील गाय जैसी औरत तो तुम अकेले ही मार डाले। और ये सिपाही जी छोड़ दीजिए, जोटा दरोगा साहब भले आदमी, कहते हैं साले यदि फांसी से बचने के लिए पागल हुए हो तो 2 ही दिन की मार में मर जाएंगे। लाश को एकदम ढककर पालकी में ले जाने का बंदोबस्त करते हैं दरोगा साहब। एक उंगली भी नहीं दिखाई देती। अतर गुलाब भी डलवा दिया। अरे लाश के साथ गणेश भी जाएगा, साथ में एक प्यारू भी जा रहा है।
पुरनिया खचारी धर्मशाला के पास ही गणेश की एक चाची रहती हैं, वो जब नहीं रखेगी तो अनाथालय में डाल दिया जाएगा। तो ये हुआ कि अब कौन पालेगा उसको, तो ये हुआ कि अनाथालय में उसको डाल दिया जाएगा। कमली फूट कर रोने लगती है, ज्योतिकी जी को लकवा मार गया है, अर्धांग मुंह टेढ़ा हो गया है, वो आँख एकदम पतरा गई है। अब जितना ये नाटक करते थे तो वैसे इनकी अब हालत खुद ही ठीक नहीं रही है ना। वो सब उनका सब कुछ उसी बिस्तरे पे होता है, दुर्गंध इतनी आती है। लेकिन ज्योतिकी जी ने कहा था, सुनते हैं जिस दिन पार्वती की माँ के केस में दरोगा साहब आए उस दिन भी बोले अभी क्या हुआ और भी बाकी है, भगवान जाने और क्या क्या होगा। जय बाबा जीन पीर की। तो अभी भी अंधविश्वास से बाहर नहीं आए, 2-4 डंडा इनको पढ़ना ही चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल इनको पढ़ा नहीं। कह रहे हैं भगवान जाने क्या होगा, मतलब कह रहे हैं कि अभी भी जो दरोगा आया था वो कह रहा था अभी भी इस गांव में बहुत कुछ होना बाकी है। ये नहीं कि इन्होंने पिटवाया था इन्हीं को पिटाई हो जाती, ये तो इनका हुआ नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।